बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My dear students and respectable parents, अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि आपने उसको अच्छी तरह याद कर लिया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगरचे ये तमाम यूनिट्स आपको एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आप इसको पार्ट्स में करके याद कीजिए, समझिए, अपनी नोटबुक्स पर लिखिए और बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो बुक वर्क आपका शामिल होता है इसमें आप अगर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आज जो हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है और वो कहानी आपके उम्र के ही एक बच्चे से मुतल्लिक है। इस बच्चे का नाम नासिर है। जिस तरह आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है, आप भी घूमने फिरने जाते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके अंकल किसी और कंट्री में, किसी और शहर में, किसी और इलाके में रहते हैं और आपका भी दिल चाहता है कि आप उनके साथ जाएं और मिलें। तो ख़ास तौर पर कुछ बच्चों को ट्रेन से ट्रैवल करने का बहुत शौक़ होता है। तो आज यहाँ पर नासिर एक बच्चा है जो अपने अंकल से मिलने लाहौर जा रहा है और लाहौर में उसके अंकल हैं और वहाँ पर वो ट्रेन के ज़रिए जा रहा है। तो आज हमारे यूनिट का नाम है नासिर इन ट्रबल। लेकिन इस यूनिट के नाम से आपने घबराना नहीं है, नासिर एक मुश्किल में। अब नासिर को क्या मुश्किल पेश आती है और क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे मैसेजेस हैं जिन पर आपको अमल करना होगा। जब भी आप ट्रैवल करें, जब भी आप कहीं जाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने जहन में ये बातें रखनी चाहिए कि हमें ट्रैवलिंग एटिकेट्स यानी तौर तरीके आने चाहिए। अब यहाँ पर नासिर जो अपने अंकल से मिलने के लिए जा रहा है। अब जब आप ट्रेन या एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको सी ऑफ करने के लिए, खुदा हाफिज़ कहने के लिए आपके पेरेंट्स आपके साथ जाते हैं। तो यहाँ पर नासिर को भी खुदा हाफिज़ कहने के लिए उसके पेरेंट्स रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं। अब सबसे पहले स्टोरी शुरू करने से पहले हम इसके वर्ड्स टू नो पढ़ेंगे। पहला वर्ड है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग, पुरजोश, जैसे आप कहीं जाने के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं। थ्रिलिंग, इसका मतलब है थ्रिलिंग, समथिंग दैट स्टर्स अप द फीलिंग्स, यानी ऐसी बात, ऐसी चीज़ जो आपके जज्बात को जोश दिला दे। एक्सप्लेन्ड, वजाहत की, यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बयान कर दिया इसलिए ताकि उसके मतलब आसानी से आपकी समझ में आ जाएं। मेड द मीनिंग क्लियर। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म वो जगह जहाँ पर ट्रेन्स आकर रुकती हैं उनको प्लेटफॉर्म कहते हैं। द रेज्ड सरफेस एट अ ट्रेन स्टेशन दैट इज़ लेवल विद द ट्रेन, यानी रेलवे स्टेशन पर ऐसी जगह जो ज़रा सी ऊंची होती है और ट्रेन के लेवल तक होती है। आप में से अक्सर बच्चों ने जो रेलवे स्टेशन गए हैं उन्होंने देखा होगा कि जब वो ट्रेन पर सवार होने लगते हैं तो ट्रेन और वो जो सरफेस होती है, जो सतह होती है फ़र्श की, वो बराबर हो जाती है ताकि मुसाफिरों को ट्रेन में चढ़ने के लिए आसानी हो सके। ऑन विच पीपल स्टैंड, जहाँ पर लोग खड़े होते हैं। स्टॉल, अ स्मॉल शॉप लाइक दोज इन अ मार्केट, एक छोटी दुकान जो मार्केट में जैसे आपने देखी होंगी। ट्रबल, मुश्किल, एनीथिंग दैट कॉजेज़ डिफ़िकल्टी और वरी, कोई भी ऐसी चीज़ जो मुश्किल या परेशानी आपके लिए पैदा कर सके उसको ट्रबल कहते हैं। TROUBLE, ट्रबल। तो ये हमारे वर्ड्स टू नो थे, जहन में रखिएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूँ कि आपके इससे मुतल्लिका तमाम वर्ड्स मीनिंग, डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स आपको व्हाट्सएप PDF मीन्स पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के ज़रिए पहुंचाए जा चुके हैं।
आई होप कि आपने उसको नोट डाउन कर लिया होगा और अब आगे हम इसकी रीडिंग और बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। और 3 मेन पॉइंट्स आपके जहन में हों। अगर आप किसी शोर वाली जगह पर बैठे हैं तो वहाँ से उठ जाइए, अपने रूम में चले जाइए या किसी ऐसी जगह जहाँ पर शोर आपके कानों तक ना पहुँच सके। और फिर आपके पास तमाम नोट्स होने चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए और आपकी फोकस और कंसंट्रेशन मेरी रीडिंग के ऊपर होना चाहिए। होल्ड योर लेड पेंसिल्स इन योर हैंड एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग। नासिर वेव्ड गुड बाय। नासिर ने हाथ हिलाकर खुदा हाफिज़ कहा, कॉमा, एज द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चली। हिज मदर स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म वेविंग। उसकी अम्मी प्लेटफॉर्म पर खड़ी उसे हाथ हिला रही थीं। जैसे आप कहीं जाने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और जब ट्रेन चलती है तो आप हाथ हिला के खुदा हाफिज़ ऐसे कहते रहते हैं, तो इसी तरह आपके रिश्तेदार जैसे कहते हैं, इसी तरह नासिर की मदर ने भी कहा। नासिर वॉज सून इन लाहौर। और जल्द ही ट्रेन का सफ़र ख़त्म हुआ और नासिर लाहौर पहुंच गया। ही वॉज स्टेइंग विद हिज अंकल समी। वो अपने अंकल समी के पास रुकने वाला था। लाहौर में कहाँ रुक रहा था वो? अंकल समी के पास। नासिर लाइक्ड अंकल समी। नासिर अंकल समी को पसंद करता था। ही वॉज़ अ वेरी जॉली मैन एंड टोल्ड एक्साइटिंग स्टोरीज़। वो एक बहुत ही खुश मिजाज और ज़िंदा दिल इंसान थे और मज़ेदार कहानियाँ सुनाया करते थे, दिलचस्प कहानियाँ सुनाया करते थे। मेक श्योर you write and tell mother that I am not getting into any trouble, Nasir told his uncle one morning. नासिर ने अपनी अम्मी नासिर told his uncle one morning, नासिर ने अपनी अम्मी को अपने अंकल को बताया। क्या बताया? मेक श्योर यू राइट एंड टेल मदर, कि मुझे उम्मीद है कि आपने अम्मी को बता दिया होगा, लिख दिया होगा। क्या बता दिया होगा? कि आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी ट्रबल, कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसा। किसने कहा? जब नासिर लाहौर पहुंच गया, अपने अंकल के पास बैठा था, तो उसने अपने अंकल से पूछा कि अंकल, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी अम्मी को लिख दिया होगा कि मैं किसी मुश्किल में पड़े बग़ैर यहाँ पहुँच गया हूँ। अंकल समी लाफ्ड। अंकल समी ज़ोर से हंसे। आई विल, हाँ मैं ज़रूर लिख दूँगा। ही सेड, उन्होंने कहा। एज़ ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस, जैसे ही उन्होंने अब ऑफ़िस जाने के लिए घर को छोड़ा। यानी ऑफ़िस जाने से पहले मॉर्निंग में जब ये बातचीत हो रही थी तो नासिर ने अपने अंकल से कहा कि अंकल, आपने मेरी अम्मी को बता दिया है ना कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं बग़ैर किसी परेशानी के। तो अंकल हंसे और ऑफ़िस चले गए। लेटर, बाद में, नासिर वेंट टू सी द शालीमार बाग। लाहौर आएँ और सैर के लिए ना जाएँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो नासिर शालीमार बाग देखने के लिए गया। एज़ ही वॉज़ वॉकिंग अलॉन्ग द पाथ, जैसे वो रास्ते पर चल रहा था, ही सॉ अ लिटिल बॉय, उसने एक छोटा लड़का देखा। लिटिल, छोटा, बॉय, लड़का। द बॉय वॉज सिटिंग नियर अ लैम्प पोस्ट एंड क्राइंग। लड़का एक खम्बे के पास बैठा हुआ था और रो रहा था। लैम्प पोस्ट, खम्बा या वो पोल जहाँ पर आपके मुख्तलिफ़ किस्म के ये टेलीफोन एक्सचेंज की तरफ से जो आपको लाइंस वगैरह मिलती हैं, उसके आपकी तारें वगैरह लगी हुई होती हैं, ऐसी कोई जगह जहाँ पर लाइट लगी हुई होती है। तो लैम्प पोस्ट, खम्बे को आप जहन में रखिए कि खम्बे के नज़दीक बैठा हुआ था और रो रहा था। व्हाट इज़ द मैटर? नासिर आस्क्ड। नासिर ने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो? I have hurt my leg, said the boy. लड़के ने कहा, मेरी टांग पे चोट लग गई है। Look at the picture, my dear students. Page number 30. The standing person is Nasir and the sitting person is that boy who is crying because he has hurt his leg. क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि उसके स्क्रैच आया हुआ है और उसके खून भी निकल रहा है, इसलिए तकलीफ़ से वो रो रहा है। और उसके पास एक अजीब सी रस्सी भी पड़ी हुई है। अब देखें आगे क्या होता है।
आई हैव हर्ट माई लेग सेड द बॉय। लड़के ने कहा मेरी टांग पे चोट लग गई है। आई फेल, मैं गिर गया। एंड कट माई लेग ऑन द पेवमेंट, और इस फुटपाथ पर मेरी टांग पर कट लग गया है। एंड देन माई डॉग ब्रोक इट्स लीड एंड रैन ऑफ, और मेरे कुत्ते ने अपनी लीड या रस्सी तुड़वा ली है और वो भाग गया है। रैन ऑफ, भाग गया है। आई डोंट नो वेयर ही इज़, मैं नहीं जानता कि अब वो कहाँ है। आई शैल हेल्प यू सेड नासिर। नासिर ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये जो आपको कोमा और उसके साथ डबल एल नज़र आ रहा है, ये कॉमा लगा हुआ है और उसके साथ आपको 2 एल नज़र आ रहे हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म है शेल की, ठीक है। ये आई के साथ आपको ये कॉमा और 2 एल नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे रीडिंग में, तो ये डबल एल जो है ये शेल का एब्रीविएशन है। आई शेल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा सेड नासिर। नासिर ने कहा विच वे डिड इट गो क्वेश्चन मार्क, ये कौन से रास्ते पर भागा है। किसकी बात हो रही है, डॉग की। और किसका डॉग, उस बच्चे का जिसको चोट लग गई है। इट रैन डाउन दैट वे, ये उस रास्ते से भागा है। अलॉन्ग द रोड, सड़क के साथ साथ सेड द बॉय, उस लड़के ने कहा। यानी लड़के ने तमाम लोकेशन बता दी है कि वो सड़क के साथ साथ भागा है। नासिर रैन ऑफ डाउन द रोड, नासिर भी उसके पीछे सड़क पर भागा। रैन ऑफ डाउन, उसी सड़क पर भागा जहाँ पर कुत्ता भागा था। ही रैन अ लॉन्ग वे, बहुत दूर भागने के बाद। एंड देन ही केम टू अ मीट स्टॉल, मीट स्टॉल गोश्त की दुकान। आखिरकार वो एक गोश्त की दुकान पर पहुंचा। ही रैन अ लॉन्ग वे, बहुत दूर भागने के बाद फिर वो एक गोश्त की दुकान पर पहुंचा। द मीट सेलर, मीट सेलर कौन होता है, गोश्त बेचने वाला। जैसे आप अपने अम्मी या पापा के साथ या जो भी आप कहते हैं अब्बू या बाबा के साथ जाते हैं, तो समटाइम्स वो आपको ले जाते हैं एक ऐसी शॉप पर जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म का मीट होता है। मीट कहते हैं बेटा गोश्त को, MEAT मीट, गोश्त। और मीट स्टॉल, गोश्त की दुकान। समटाइम्स ये आप चिकन जब लेने जाते हैं, पोल्ट्री मीन्स अंडे, मुर्गी या इससे मुतल्लिक चीज़ें, तो वो पोल्ट्री कहलाते हैं। तो वो आप जब जाते हैं वहाँ पर मुर्गी कट रही होती है। और उसके अलावा जब आप बीफ की शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर गाय का गोश्त मिलता है। और जब आप मटन शॉप जाते हैं तो बकरे का गोश्त मिलता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मीट किस तरह वहाँ पर टंगा हुआ होता है और कौन सी दुकान पर अगर लिखा हुआ है जी बीफ शॉप है, तो बीफ शॉप का क्या मतलब है कि गाय के गोश्त की दुकान। और अगर मटन शॉप लिखा हुआ है तो मटन का मतलब होता है बकरे का गोश्त। और अगर चिकन या पोल्ट्री लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है मुर्गी फ़रोख्त होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत दूर दौड़ने के बाद नासिर जो था वो एक गोश्त की दुकान पर पहुँचता है। द मीट सेलर वॉज नोवेयर टू बी सीन, वहाँ पर मीट सेलर कौन है, कस्साब, कस्साब गोश्त बेचने वाला। अब जब वहाँ नासिर पहुँचता है तो कस्साब उसको नज़र नहीं आता। कस्साब कहते हैं गोश्त बेचने वाले को। वहाँ पर कस्साब उसको नज़र नहीं आता। नोवेयर, कहीं भी। टू बी सीन, दिखाई नहीं देता। देयर वॉज द डॉग, लेकिन वहाँ पर एक कुत्ता मौजूद होता है। इट वॉज ईटिंग चंक्स ऑफ मीट ऑफ द स्टॉल, वो वहाँ पर गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े, चंक्स का मतलब होता है छोटे छोटे से टुकड़े, ठीक है, खा रहा था। कहाँ पर खा रहा था। वेयर वॉज द डॉग स्टैंडिंग। माई डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड इन एग्जाम्स योर MCQs विल बी अनसीन। इसीलिए आपसे कहती हूँ कि आप जब मैं रीडिंग करवाया करूँ तो बहुत थॉरली गौर से आप रीडिंग सुना करें, क्योंकि आपके MCQs यानी जो आपके ऑप्शंस के साथ होते हैं MCQs, वो मैं अनसीन दिया करती हूँ पेपर में। तो जब आप ये रीडिंग कीजिए तो अच्छी तरह जहन में रखिए कि क्या बात हो रही है और इसके क्या सवालात बन सकते हैं। तो कौन वहाँ पर खड़ा हुआ था, हु वॉज स्टैंडिंग देयर, अ गोट, अ कैट, अ डॉग। The correct answer, a dog.
तो डॉग कर क्या रहा था वहाँ पर, गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े खा रहा था दुकान से उठाकर। नासिर कॉट होल्ड ऑफ द लीड एंड पुल्ड द डॉग अलॉन्ग। नासिर ने कुत्ते के गले में पड़ी रस्सी को पकड़ा और उसको अपने पीछे खींचना शुरू किया। जैसे आपके घर में भी पेट्स होते हैं, आप उनके गले में खूबसूरत सी रस्सियाँ डाल देते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे से बैंड्स पहनाते हैं। समटाइम्स आपके घर में कैट होती है या डॉग होता है, तो इसी तरह डॉग के गले में भी एक लीड थी। लीड मीन्स रस्सी थी जिससे उसको पुल करके लेकर आना था उसने। तो वो रस्सी जो आधी टूट कर उस बच्चे के पास रह गई थी और आधी उस कुत्ते के गले में रह गई थी। तो हुआ क्या कि वो जो कुत्ता था उसके गले में जो रस्सी थी, नासिर ने वो पकड़ी और अपने साथ साथ खींचना शुरू किया उसको। एज़ ही रिटर्न्ड अलॉन्ग द रोड, और जब वो सड़क पर दोनों वापस आ रहे थे, ही हर्ड अ शाउट, उसको एक शोर सुनाई दिया। किसको शोर सुनाई दिया? नासिर को। क्यों? नासिर उस कुत्ते के साथ वापस आ रहा था उस बच्चे के पास जिसका ये कुत्ता था। अब पीछे से उसको एक शोर सुनाई दिया, और शोर क्या कह रहा था? स्टॉप थीफ, स्टॉप थीफ, रुक जाओ चोर, चोर रुको। ही टर्न राउंड, उसने पीछे मुड़कर देखा, एंड देयर वॉज द मीट सेलर रनिंग टूवर्ड्स हिम, वहाँ पर वो गोश्त बेचने वाला पीछे भागा चला आ रहा था नासिर के। अब हुआ क्या कि जो कुत्ता था, जो डॉग था, जब वो मीट सेलर के स्टॉल पर गोश्त खा रहा था तो उस वक्त मीट सेलर वहाँ मौजूद नहीं था, और जब वो वापस आया तो नासिर उसके गले में पड़ी लीड खींचता हुआ उसको ले जा रहा था। तो मीट सेलर ये समझा कि वो कुत्ता जो है वो एक चोर है जो उसकी दुकान से गोश्त चोरी करके खा रहा है। तो अब वो उसके पीछे पीछे भागने लगा, क्या कहता हुआ? रुक जाओ चोर, रुक जाओ। और फिर क्या हुआ? नासिर वॉज फ्राइटेंड, नासिर खौफज़दा हो गया। फ्राइटेंड, खौफज़दा हो गया। He started to run, उसने भागना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा उसने भी भागना शुरू कर दिया। He started to run too, to run to यानी 2 दफ़ा कॉमे हैं, आप देख सकते हैं। to run भागना, to भी, उसने भी भागना शुरू कर दिया। as fast as he could, इतना तेज़ जितना कि वो भाग सकता था। dragging the dog behind him, कुत्ते को अपने पीछे घसीटते हुए। ड्रैग का मतलब है कि जब फोर्सफुली आप किसी चीज़ को घसीट रहे होते हैं, ताकत के साथ आप किसी चीज़ को घसीट रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं ड्रैग। यानी वो चीज़ जो खुद से अपना वज़न लगाकर आपके साथ नहीं आए, बल्कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पुल करना पड़े, उसको ज़बरदस्ती खींचना पड़े, तो उसको कहते हैं घसीटना। तो अपने पीछे कुत्ता घसीटते हुए नासिर इतना तेज़ भागा जितना वो भाग सकता था। सून, जल्द ही, अदर पीपल स्टार्टेड चेजिंग हिम, दूसरे लोगों ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। A policeman with a long mustache and a stick was running after him too. एक पुलिसमैन लंबी मूंछों और एक लाठी के साथ उसके पीछे भाग रहा था। यानी आप तस्वीर में देख सकते हैं पेज नंबर 31, आगे आगे नासिर हैं, पीछे डॉग है, और फिर मीट सेलर, और फिर पुलिस वाले, और फिर बाकी लोग जो शामिल हो गए थे पकड़ने के लिए। इनफैक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, गलत फहमी हो गई थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो हम कहाँ पर पढ़ रहे थे जी? यहाँ पर कि सून, जल्द ही, अदर पीपल स्टार्टेड चेजिंग हिम, दूसरे लोगों ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। एक पुलिस वाला लंबी मूंछों और बड़ी सी लाठी लिए उसके पीछे भाग रहा था। टू का मतलब भी, यानी पुलिस वाला भी लंबी मूंछों और लाठी लेकर उसके पीछे भाग रहा था। द मीट सेलर शाउटेड, कसाब चिल्लाया, गोश्त बेचने वाला चिल्लाया। नासिर रैन, नासिर भागा। द डॉग वॉज पुल्ड अलॉन्ग, और कुत्ता भी साथ साथ खिंच रहा था। The crowd caught up with Nasir and the dog. हुआ क्या? The crowd caught up with Nasir and the dog. जल्द ही क्या हुआ?
नासिर को और कुत्ते को उस पूरे हजूम ने पकड़ लिया, उसके करीब आ गया। कॉट अप यानी उनके पीछे भागता भागता उनके करीब आ गया दोनों के। नासिर वॉज नाउ एट द लैम्प पोस्ट। अब जनाब नासिर साहब जो थे वो कुत्ते के साथ उस लैम्प पोस्ट तक पहुंच चुके थे जहां पर वो बच्चा बैठा रो रहा था जिसका ये डॉग था। एंड देयर वॉज द बॉय, और वहाँ वो लड़का भी मौजूद था। द पुलिसमैन वॉज एंग्री, पुलिस वाला गुस्से में था। एंग्री गुस्सा, पुलिसमैन पुलिस वाला। बट द बॉय एक्सप्लेन्ड, लेकिन उस लड़के ने बताया, क्लियर किया, क्या? द पुलिसमैन, द मीट सेलर एंड द अदर्स सून वेंट अवे। जब उस बच्चे ने तमाम तफसील वजाहत से बयान की, डिटेल में बयान की, तो पुलिस वाले, गोश्त बेचने वाले और दूसरे लोग वहाँ से चले गए। नासिर टुक द बॉय बैक टू हिज हाउस। नासिर टुक द बॉय बैक टू हिज हाउस। नासिर ने उस लड़के को उसके घर वापस छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम में, नासिर टोल्ड अंकल समी अबाउट द बॉय एंड द डॉग। शाम को नासिर ने अंकल समी को उस कुत्ते और उस लड़के बारे बताया। लकीली आई रोट टू योर मदर दिस मॉर्निंग, लाफ्ड अंकल समी। खुशकिस्मती से बेटा आज ही मैंने सुबह तुम्हारी अम्मी को लिख दिया था। क्या लिख दिया था? जी बिल्कुल, कि नासिर बग़ैर किसी ट्रबल के यहाँ पर है। और इनफैक्ट आज नासिर को कितनी बड़ी ट्रबल का सामना करना पड़ा था। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। और आखिर में लाफ्ड अंकल समी, अंकल समी ज़ोर से हंसे। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नासिर बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो गया। वो डर के मारे भागता रहा, यानी उसने भी भागना शुरू कर दिया बग़ैर सोचे समझे कि पीछे पीछे ये लोग जो मेरे भागते हुए आ रहे हैं, इनफैक्ट ये क्यों आ रहे हैं। सो इट वॉज़ द इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ यूनिट नासिर इन ट्रबल। नाउ वी विल गो टूवर्ड्स आवर बुक वर्क। ये तमाम क्वेश्चन आंसर्स जो आपके नीचे यहाँ पर दिए गए हैं, ये सब आपको PDF व्हाट्सएप कर दिए गए थे। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स आवर बुक वर्क। अब यहाँ पर खाली जगह पुर करनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स, पेज नंबर 32। यहाँ पर आपने किताब से मुतल्लिक जो बातें हैं उनसे इन खाली जगहों को पुर करना है। नासिर लाइक्ड, नासिर को क्या पसंद था? खाली जगह में लिखेंगे to listen to stories। listen के बाद भी हमने to लगाना है, to listen to stories। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं दोबारा से राइट अप कर देती हूँ, just for you, to listen to the stories। इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनना उसको बहुत पसंद था नासिर को, और वो इसीलिए अपने अंकल के पास जा रहा था। To listen to the stories। दूसरा है नासिर caught hold। नासिर ने क्या पकड़ा? जी बिल्कुल, the lead and pulled the dog along। नासिर ने लीड को पकड़ा और खींचा कुत्ते को अपने साथ। नासिर्स अंकल वॉज नासिर के अंकल क्या थे? नासिर्स अंकल वॉज अ वेरी जॉली मैन। नासिर के अंकल एक बहुत ही जॉली यानी जिंदा दिल, खुश मिजाज इंसान थे। आई एम गोइंग टू इरेज दिस एब्रिविएशन विच आई हैव रिटन फॉर यू ड्यूरिंग योर रीडिंग। ओके, नंबर 4, नासिर वॉज फ्राइटन। नासिर खौफज़दा हुआ, क्यों? टू सी द मॉब, उस हजूम को देखकर जो उसके पीछे भागा चला आ रहा था। नाउ नंबर 2, पेज नंबर 32 का नंबर 2 क्वेश्चन, रीअरेंज द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ आगे पीछे वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपने रीअरेंज करके एक सही प्रॉपर सेंटेंस बनाना है जिसका कोई वाज़े मतलब निकले। अब यहाँ पर है बॉक्स इन 3 लिव्ड माइस आ ब्रोकन, और करेक्ट है इसका 3 माइस लिव्ड इन आ ब्रोकन बॉक्स।
3 चूहे टूटे हुए संदूक में रहते थे। ठीक है, सारे वर्ड्स पूरे हो गए हमारे। बी है या नंबर 2 है, अंडर शेल्फ बॉक्स द वॉज माई। सही सेंटेंस है, माई बॉक्स वॉज अंडर द शेल्फ। मेरा बॉक्स शेल्फ के नीचे था। सी या नंबर 3, आर द नॉइज मेड माइस समटाइम्स बिग। द बिग माइस समटाइम्स मेड अ नॉइस। बड़े चूहे कभी कभार शोर करते थे। द बिग माइस समटाइम्स मेड अ नॉइज। नंबर 4, I go to away them told. The correct sentence, I told them to go away. मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। I told them to go away. Full stop. Number 5, our was box said it they nice that. They said that it was a nice box. They said that it was a nice box. उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा संदूक था। My dear students, keep it in mind, after the end of every sentence, after the end of every complete sentence, you will have to put a full stop. If you will not put a full stop at the end of the completion of a sentence, your sentence will be wrong. So keep it in mind and be careful while writing a complete sentence. Book page number 32, adjectives. Adjectives खुसूसियात को ज़ाहिर करते हैं, किसी चीज़ की अच्छाई, बुराई, बड़ा, छोटा, नीला, काला या जो भी रिलेटिव उसकी खूबी या ख़ामी है उसको बयान करते हैं। किसकी खूबी या ख़ामी? नाउन की, किसी इस्म की। ठीक है, किसी इस्म की, चाहे वो शख्स का इस्म हो, किसी जगह का हो या कोई चीज़ हो, उसकी खूबी या ख़ामी को, उसकी क्वालिटी को ज़ाहिर करते हैं। ज़रूरी नहीं कि क्वालिटी बहुत ही पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपने एडजेक्टिव लगाकर खाली जगह पुर करनी है। ऐड एडजेक्टिव्स टू द फॉलोइंग नाउन्स, राइट देम इन योर नोटबुक। नीचे दिए हुए नाउन्स में आपने एडजेक्टिव लगाना है और एडजेक्टिव लगाकर खाली जगह पुर करनी है। सी नंबर 1, आ डैश हाउस, आ बिग हाउस। बिग आपने खाली जगह में लिखना है। बिग इज़ एन एडजेक्टिव, मीन्स बड़ा, एक बड़ा घर। अब बड़ा जो है वो उसकी क्वालिटी है घर की। घर जो है यहाँ पर नाउन है और नाउन के लिए जो एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है हमारा वो बिग है। नंबर 2, आ डैश पैलेस। पैलेस कहते हैं महल को। पैलेस किसको कहते हैं? महल को। PALA सॉरी CE। रिमेंबर, आपने ये वर्ड कहीं पहले पढ़ा है पैलेस? जी बिल्कुल, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। और कहाँ पढ़ा हुआ है? द माइस एंड द एलिफेंट्स में। पैलेस का मतलब महल। आ ब्यूटीफुल पैलेस, एक खूबसूरत महल। नंबर 3, आ डैश कार, आ स्मॉल कार, आ स्मॉल कार। आ डैश डॉग, आ डैश dog, a wild dog, a wild dog. A dash torch, a dash torch, a yellow torch. अब येलो यहाँ पर इसके कलर को जाहिर करता है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको एडजेक्टिव की काइंड्स बताई जाएंगी कि खाली छोटा, बड़ा, खूबसूरत या लंबा, इस तरह की क्वालिटीज़ नहीं होती, बल्कि
कलर्स में भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि उसकी खूबी या खामी के सिफ्त में शामिल किए जाते हैं, और ये आपके एडजेक्टिव्स ऑफ कलर्स यानी आपके रंग जो हैं वो भी एडजेक्टिव का हिस्सा बन जाते हैं। अगर किसी सेंटेंस में किसी नाउन की कोई और क्वालिटी की बजाय उसका कलर बयान किया जा रहा हो तो ये भी एडजेक्टिव की काइंड में चला जाता है। A yellow torch. Number 6, a dash book, a colorful book, एक रंगीन रंगों वाली किताब। ठीक है, आप इसको कलरिंग बुक भी कह सकते हैं, कलरफुल बुक भी कह सकते हैं, दोनों तरह सही है। अब यहाँ पर आपको I will erase the board for you just for another activity. बुक पेज नंबर 33, यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, राइट। बुक पेज नंबर 33, यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ देयर आर टू एडजेक्टिव्स, अगर किसी जगह आपको दो एडजेक्टिव्स नज़र आएँ नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के आगे पीछे, कॉमा, वो यूजुअली पुट अ कॉमा आफ्टर द फर्स्ट वन, हम पहले एडजेक्टिव के बाद कॉमा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ही वॉज अ टॉल, कॉमा, स्ट्रॉन्ग मैन। अब यहाँ पर टॉल देखिए आप एग्जाम्पल में, टॉल और कौन सा, स्ट्रॉन्ग, दो क्वालिटीज़ बयान हो रही हैं। अब दो क्वालिटीज़ जब बयान हो रही हैं तो उसके बीच में हमने कोमा लगाना है। ठीक है, कोमा लगाकर हमने ये बता देना है कि एक ये क्वालिटी है और एक ये क्वालिटी है। ठीक है, तो हमने इसके बीच में फुल स्टॉप नहीं लगाना बल्कि दो क्वालिटीज़ के दरमियान में कॉमा इस्तेमाल होता है। अब पहले में हम कैसे लगाएंगे, द ओल्ड ग्रे ट्री वॉज डाइंग, पुराना और ग्रे यानी यहाँ पर ग्रे का मतलब है बूढ़ा। ठीक है, ओल्ड का मतलब तो बूढ़ा होता ही है, ग्रे का मतलब है जिसके बाल सफ़ेद हो जाएं, यानी जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाए, अपनी उम्र गुजार चुका हो। अब दो क्वालिटीज़ आ रही हैं, दो एडजेक्टिव्स यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, किसके लिए, इस ट्री के लिए। तो एक एडजेक्टिव के बाद हम क्या लगा देंगे, कॉमा, ओल्ड के बाद कॉमा, और कॉमे की फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। आपने बहुत बड़ा सा ऐसे नहीं बना देना, दिस इज़ रॉन्ग। बहुत इस तरह करके ऐसे नहीं लिख देना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। आपने छोटा सा ऐसे वाव बना के इस तरह, ये बिल्कुल आपका करेक्ट वन है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा अपने सॉफ्ट वाइट बोर्ड पर। अब अगला है, दे लिव इन अ लार्ज मॉडर्न हाउस, दे live in a large modern house, full stop। अब यहाँ पर हाउस के लिए, हाउस इज़ द नाउन इन दिस सेंटेंस, और दो एडजेक्टिव हैं, एक लार्ज और एक मॉडर्न। अब लार्ज के बाद हम कॉमा लगाएंगे, दे लिव इन अ लार्ज मॉडर्न हाउस। नंबर 3 या सी, ही ड्रोव अ फास्ट रेड स्पोर्ट्स कार, ही ड्रोव अ फास्ट रेड स्पोर्ट्स कार। अब ड्रोव ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ठीक है, अब यहाँ पर गाड़ी चलाई जा रही है दो क्वालिटीज़ के साथ, एक है आपकी रेड और एक है आपकी, ही ड्रोव अ फास्ट रेड स्पोर्ट्स कार। अब स्पोर्ट्स कार के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है, फास्ट और रेड। ही ड्रोव अ फास्ट, ठीक है, तेज़ और सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार। ही ड्रोव अ फास्ट रेड स्पोर्ट्स कार। नंबर 4,
The room was dirty, dark and empty. The room was, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसमें एक और नई चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए आप इसकी तरफ गौर कीजिए। द रूम वॉज डर्टी, डार्क एंड एम्प्टी। अब यहाँ पर एंड इस्तेमाल हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड कि एंड से पहले हम कभी भी कॉमा नहीं लगाते। एंड से पहले कॉमा कभी नहीं लगाते। द रूम, रूम नाउन है, वॉज डर्टी, डर्टी के बाद कॉमा आ जाएगा, ठीक है। डर्टी, डार्क, डार्क, डार्क और डर्टी और एम्प्टी, तीन क्वालिटीज़ हैं, लेकिन हम कॉमा कहाँ लगाएंगे? डर्टी, कॉमा, डार्क, बस। डर्टी और डार्क के दरमियान कॉमा आएगा, एंड से पहले या एंड के बाद कॉमा नहीं लगाते हैं। तो आप जहन में रखिएगा कि जितनी भी क्वालिटीज़ या कोई भी ऐसी बात जो एंड से पहले मिसालों के साथ बयान की गई है, तो एंड से पहले और एंड के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर आपके ये कॉमा भी ख़त्म हो गए। अब नीचे एक्टिविटी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। डिस्क्राइब सम ऑफ़ योर फेवरेट टॉयज़ और क्लोथ्स टू योर फ्रेंड। अपने पसंदीदा कपड़े और खिलौनों बारे अपने दोस्त को बताइए। यहाँ पिक्चर में आपको फ्रॉक, शर्ट, पैंट्स और शर्ट, इसके बाद आप एक बात याद रखिए बेटा, ये जो आप पैंट कहते हैं ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। द करेक्ट वर्ड इज़ पैंट्स। पैंट्स, एक पैंट को भी आप पैंट्स कहेंगे, ठीक है। और ये शर्ट है, नीचे टेडी बेयर और डॉल, बैट और डक और बॉल एंड पता नहीं क्या क्या खिलौने पड़े हुए हैं। तो ये सब आपके पास होंगे और आपने अपने फ्रेंड को बताना है कि आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, आई हैव अ ब्यूटीफुल फ्रॉक, आई हैव अ ब्यूटीफुल शर्ट, आई हैव ब्यूटीफुल टॉयज़, मुख्तलिफ़ तरह के सेंटेंसेस बना कर। तो ये तो आपकी औरल एक्टिविटी है और यहाँ पे जब आप स्कूल में आएंगे तो हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब है कॉम्पोजिशन। टॉक अबाउट द पिक्चर्स बिलो, राइट योर ओन स्टोरी। नीचे दी हुई आपने पिक्चर्स देखनी है और इनसे ख़ुद से कहानी बनानी है। जस्ट हैव अ लुक। एक लड़का है, उसको एक अम्ब्रेला मिलती है। अम्ब्रेला मीन्स छतरी मिलती है। वो छतरी उठाकर पुलिस स्टेशन जाता है ताकि वहाँ जमा करवा दे कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो वहाँ से जाकर अपनी छतरी की निशानी बताकर ले सकता है। पिक्चर में आपको एक पुलिस मैन नज़र आ रहा है और वो बच्चा नज़र आ रहा है और उसके हाथ में अम्ब्रेला है। जब वो पुलिस स्टेशन से वापस आ रहा होता है तो एक बूढ़े आदमी उसको रास्ते में मिलते हैं, एक अंकल टाइप मिलते हैं और वो सोच रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं अपनी अम्ब्रेला बारे। तो फिर उसको पता चलता है कि एक्चुअली ये अम्ब्रेला उनकी है। तो इससे आपने एक कहानी बनानी है और फिर उस 3 सेंटेंसेस में आप बेशक उसको लिख लें, 4 में लिख लें, 5 में लिख लें, लेकिन ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग है। ये आपको ख़ुद से सोच के लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आपको बोलना आए और आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, लेसन को याद करें, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रीडिंग करेंगे, बार बार इसको याद करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपने इस लेसन, इस यूनिट नासिर इन ट्रबल की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन कर ली। इसके PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपको व्हाट्सएप कर दिए गए थे, जिसमें आपके वर्ड्स मीनिंग, डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स मौजूद थे। अब यहाँ पर आपको इसका बुक वर्क करवा दिया गया और बुक वर्क में आपने क्या देखा कि सबसे पहले हमने जो एक्टिविटी की थी वो खाली जगह की थी और उसके बाद रीअरेंज द स्पेलिंग्स थे, रीअरेंज द वर्ड्स थे टू मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और उसके बाद एडजेक्टिव की हमने एक्टिविटी की, जहाँ पर करेक्ट एडजेक्टिव हमने लगाए और फिर कॉमा का इस्तेमाल हमने सीखा। तो यहाँ पर जिन चीज़ों की आपने देखा, प्रैक्टिस की, अब मेरे साथ की है, तो आप बाद में भी बैठकर जिस तरह आप क्लास में पढ़ते हैं आप टाइम टेबल बनाइए, आप उसको
डिवाइड कीजिए मुख्तलिफ़ हिस्सों में। दिन में आपने तकरीबन 4 से 5 घंटे कम से कम पढ़ना है। तो एक साथ ना पढ़िए, अगर नहीं पढ़ सकते जिस तरह ब्रेक लेते हैं ब्रेक लीजिए। सुबह उठकर पढ़ने से पहले ख़ुद तिलावत कीजिए, एक माहौल पैदा कीजिए। अगर आप घर का माहौल पैदा करेंगे पढ़ने का तो ही आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा और अगले लेक्चर तक इसको अच्छे तरीके से याद करके अपनी कॉपी डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई मुश्किल हो तो उसको नोट डाउन करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।